ऑफ ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के बाद नैब की तरफ से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश खुल्लम खुल्ला नैब गर्दी नहीं है बल्कि सियासी दहशत गर्दी भी है। ये कौमी इशू पर मुलाकात करते हैं और जाती एजेंडों पे बात करते हैं। चीनी और आटा ये महंगे हैं। मैं हर कैबिनेट में बात करता हूँ, 11 चीज़ें महंगी हैं। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मौजूदा सियासी हालात पर अगर हम मुबस्सिरीन की बात करें तो एनालिस्ट की राय जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है बहुत सारी चीज़ों में, बट एक चीज़ जिस पे सब मुत्तफ़िक हैं वो ये है कि इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज ऑपोजिशन नहीं है। इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज इनकी अपनी कारकर्दगी है। इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। अगर सिर्फ इस गुज़िश्ता हफ्ते की बात की जाए तो बिजली की कीमत जो है उसको 1.62 पैसे जो है वो फ़ी यूनिट बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ अद्वियात की कीमत जो है वो आपको याद है पिछले साल ही 2019 में ही जो है वो तकरीबन 200% बढ़ी थी, लेकिन अब मज़ीद उनको जो है वो 10 से 200% बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा 11 अशियाए ज़रूरियात जो हैं जिन पर सब्सिडी थी, जो यूटिलिटी स्टोर्स पे मिलते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पे वो लोग जाते हैं जो कि बाकी मार्केट को उस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उस पर भी जो है वो सब्सिडी ख़त्म करने का जो है वो ऐलान हो गया है। हो क्या रहा है इस पर और पब्लिक इस पे क्या सोचती है? और माजरत के साथ खान साहब का ये कहना है कि जी लोग माइक लेके पहुंच जाते हैं और पूछते हैं जी नया पाकिस्तान कहाँ है। जी हमने ये नहीं पूछा कि नया पाकिस्तान कहाँ है, लेकिन हुकूमत को थोड़ा जगाने की ज़रूर कोशिश की है। तो अद्वियात पे लोगों का क्या कहना है, ज़रा पहले ये सुन लेते हैं। ये बहुत 300-400 का फ़र्क पड़ा है, कहीं में 200 का फ़र्क पड़ा है। ये मैं 3 साल से मेरी अम्मी खा रही थी ये मेडिसन, तो ये मैं जो है 1000 रुपये तक लेके जाती थी, अब ये मुझे मिली है 1250 की मिली है। और ये पहले कम थी, ये भी अब इतनी महंगी इन्होंने कर दी है। 100-150 रुपया इसमें फ़र्क पड़ गया है। कॉस्मेटिक तो जाएँ जहन्नुम में चले, हम कॉस्मेटिक्स के बगैर तो रह सकते हैं, वो तो खैर ट्रिपल कर दी हैं इन्होंने, तो वो तो चलो ना सही, कम अज़ कम ऐसी मेडिसन जो हमारे बूढ़े भी खा रहे हैं। और इतनी टेंशन के हालात में इतनी टेंशन हो गई है कि हमें खुद खानी पड़ गई है। पहले मैं अपनी अम्मी के लिए ये मेडिसिन लेती, अब मुझे डॉक्टर ने एडवाइस की है कि किस वजह से, कि ये मौजूदा जो हालात है, महंगाई है, टेंशन है, बच्चों की फीसें दें या अपनी मेडिसिन दें। इमरान खान, मैं नहीं कहती इमरान खान नहीं बुरा होगा, उसकी नीयत बुरी नहीं है, लेकिन उसको कोई चीज़ मैनेज ही नहीं करने आ रही। ये न्यूटी पार है, शुगर की दवाई है, रोज़ाना 3 गोलियाँ खाता हूँ। ये पहले 60 रुपए की थी, अब 100 से भी ऊपर जा चुकी है। अब लो पेड एम्प्लाई है, कैसे अफोर्ड करेगा? इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं, इसी तरह ये वाली दवाइयाँ हैं, ये भी सारी इसी तरह महंगी हो चुकी हैं, डबल कीमत से भी ज़्यादा हो चुकी है। ये अपनी प्राइसेस अपने तरीके से बढ़ाते हैं। इनकी जो प्रेस्क्रिप्शन है उसकी हमारे पास कोई वो वैलिड बाय रेट्स नहीं लिखे होते कि किस मेडिसिन का क्या रेट है। वो जिस रेट पे हमें चाहें, कभी महंगी देते हैं, कभी सस्ती देते हैं, जिस तरह से उनको उनके अकॉर्डिंग ठीक लगती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई प्रिकॉशंस लें इस चीज़ के लिए कि इलाज इस कदर महंगा है कि वालदैन है, कभी उनका ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एक चक्कर काटना, ऊपर से इस कदर महंगी मेडिसिन अफोर्ड करना। ये तो आपने सुन लिया कि इस वक्त आवाम का क्या कहना है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका क्या कहना है? एक डिस्ट्रीब्यूटर से हमने बात की, उनका भी जरूर सुनवा देते हैं कि वो क्या फरमा रहे हैं। ये सर बात यह है कि गवर्नमेंट ने एक SR इशू करके ना, तो कंपनी भी इजाजत दे दी कि आप इतने % का रेट बढ़ा लें। कोई एक इंडिविजुअल कंपनी को नहीं, इजाजत सबको दे दी इन्होंने। ये है कि कंपनियों ने उस पे हमारा वाला काम शुरू कर दिया। बस उन्होंने कहा जी अकॉर्डिंग टू डॉलर रेट, कंपनियों ने एक चीज 100 रुपए की थी वो 150 कर दी। पैनाडोल का रेट बढ़ गया। पैनाडोल CF जो है वो ब्लैक मार्केट में बिक रही है, और एक एरिनेक्स फोर्ट है नजले जुकाम के लिए, वो ब्लैक मार्केट में बिक रही है। एनजी जो है वो पहले होती थी 30 रुपए की डब्बी, वो अब हो गई है 100 रुपए की डब्बी। शुगर की जो दवाइयां हैं वो उनके रेट जो है वो 100% बढ़ा दिए हैं। जो इंसुलिन थी ना 350 रुपए की, वो हो गई 650-700 रुपए की। जी आपने सुन लिया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स भी क्या बात कर रहे हैं। अब चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। सदाकत अली अब्बासी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं, बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ज्वाइन कर रहे हैं, एंड शैला रजा साहिबा हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रही हैं। तो हुकूमत से जो है वो आगाज़ करूँगी। अब्बास साहब, प्राइम मिनिस्टर के जो क्लेम्स हैं, कॉन्ट्ररी टू दैट
कहा जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स की जो है ये प्राइसेस बढ़ी हैं क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल से जो है वो प्राइसेस नहीं बढ़ी थी। लेकिन हमने जो अपनी पूरी इसमें जो हमने अपना पूरी रिसर्च की है और आपने डिस्ट्रीब्यूटर का भी सुन लिया, प्राइसेस तमाम मेडिसिन की जो हैं वो बढ़ी हैं। अच्छा, माइंड यू, अब ये पिछले साल प्राइसेस जब 15 से 200% बढ़ी थी तो प्राइम मिनिस्टर स्वंग इनटू एक्शन। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है इमीडिएटली उसका नोटिस लिया, कियानी साहब को फारिग किया, लेकिन मेडिसिन की प्राइस नीचे नहीं आई। और ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात की जा रही है, इनकी प्राइसेस उस वक्त भी जो हैं वो बढ़ाई गई थी। ये गलत बात कोई कह रहा है कि जी प्राइसेस पिछली दफ़ा या पिछले 20 साल में जो है वो नहीं बढ़ी। अगर मैं आपको सिर्फ बता दूं, अभी इस वक्त जो हमने मार्केट का सर्वे किया है, लाइफ सेविंग ड्रग अगर एनजीसेट की बात करें तो जो पिछले साल 2019 में बढ़ी थी, उससे पहले कुछ देर पहले वो 5 रुपए थी, फिर बढ़ा के उसको 20 रुपए किया गया, फिर अब 100 रुपए हो गया। ये एनजीसेट है जो कि हार्ट पेशेंट को दी जाती है जब उसे हार्ट अटैक हो रहा हो तो उसकी जबान के नीचे गोली जो रखते हैं। इंसुलिन, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे मुल्क में एक लार्ज पॉपुलेशन है जो डायबिटिक है, वो पिछले साल से पहले 370 रुपए थी, फिर बढ़ाई, अगेन लाइफ सेविंग में आती है, 430 रुपीज़ हुई, उसके बाद अब 735 हो गई है। पैनाडोल, पॉन्स्टन, न्यूबरॉल फोर्ट, ये सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है, इनकी प्राइसेस फिर बढ़ाई हैं, गो के पिछले साल 15 से 200% बढ़ चुकी थी। अब मुझे बताइए, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई मिसगाइड कर रहा है या यहाँ भी कोई माफिया है और उस माफिया को फैसिलिटेट किया जा रहा है हुकूमत के प्लेटफॉर्म से? डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया। और आपने एक अवामी अहमियत का एक इशू को उठाया है और जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, आप ख़ुद भी डॉक्टर हैं इसलिए आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, आई एम श्योर कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो ये है, कुछ तो दवाइयों के केस में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि कुछ मेडिकल जो मेडिसिन वाली कंपनियाँ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, वो बंद होने पे आई हुई हैं बिकॉज उनका हार्डशिप केस है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 484 मेरे ख्याल है मेडिसिन जो हैं उनकी कीमत अगर ना बढ़ाएगी तो वो कंपनियां अगर बंद कर दी गई तो फिर हमें वो चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ेगी, जिसके अपने आपको पता है इंपोर्ट के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दूसरी बात यह है कि हमने एक हेल्थ का मॉडल चेंज किया है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जैसे KPK में हो गया है, 100% आबादी को सरकारी इलाज के लिए उसको हेल्थ कार्ड बन गया है कि जो आदमी अगर गरीब है और वो उसके लिए दवाई ख़रीदनी है, उसने कोई टेस्ट कराना है, उसने इलाज कराना है, तो 7 लाख से 10 लाख रुपए तक उसको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक इनके भी ज़ाहिर है प्रॉफिटेरिंग है और उनकी भी सस्टेनेबिलिटी है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है। दूसरा, हम इंपोर्ट सब्सिट्यूट भी चाहते हैं कि तैयार हों। तीसरा ये कि गरीब पे इसका बोझ ना पड़े, उसके लिए पंजाब में 72 लाख ख़ानदानों को और KPK में तमाम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दी जा रही है ताकि हुकूमत जो है वो इनका सारा खर्चा उठाए और कंपनीज भी करती रहें और आप इंपोर्ट भी ना आए। लेकिन इसके बावजूद जब तक सबको हेल्थ कार्ड मिलते हैं उस वक्त तक ज़ाहिर तकलीफ़ की बात है। अब भाई साहब, मुझे ज़रा ये बताइए 2 चीज़ें। एक, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और बड़े इंटरेस्टिंगली जो है वो आप हमेशा आप लोग कोट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे नहीं कहा था या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नहीं लिखा था कि 15 से 200% मनमानी की जाए और बढ़ा दिए जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे किया था तो फिर कियानी साहब को आपने फारिग क्यों किया? प्राइसेस नीचे क्यों नहीं आई? उनको फारिग करने के बाद भी जो है वो प्राइसेस नीचे नहीं आई। पहले की बढ़ी हुई प्राइसेस मजीद अब जो है वो बढ़ रही हैं। अगर पिछली दफा 200% बढ़ गई तो अब आप समझें तकरीबन 400% जो है वो बढ़ गई। इसके लिए कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ था, फिर ये प्राइम मिनिस्टर साहब को फारिग क्यों किया? उन्होंने फारिग क्यों किया कियानी साहब को? देखें, इसमें एक और एस्पेक्ट है जिस पर मैंने बात नहीं की। पहली तो मैंने ये बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वर्डिक्ट थी, हार्डशिप केस था फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो ख़ास दवाइयाँ बना रही थी। दूसरी बात एक ये भी है जो आप उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कमज़ोरी भी कह सकते हैं कि दवाइयाँ मार्केट से गायब हो जाती हैं और उसकी भी सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए इतनी कीमत रखी है ताकि कम से कम दवाइयाँ मार्केट से गायब ना हो। और जहाँ तक गरीब आदमी का ताल्लुक है तो उसकी सारी दवाइयों का खर्चा हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ऑलरेडी लिया हुआ है।
वैसे अनोखी लॉजिक है कि दवाई मिलेगी लेकिन गरीब खरीद नहीं सकता। इंटरेस्टिंग लॉजिक है। आई एम सॉरी अब्बास साहब, आई थिंक आज आपका जो आर्ग्यूमेंट है ना उसकी कोई मुझे मुझे लगता है आप भी इसमें बिलीव नहीं कर रहे। जवाब आपको भी नजर नहीं आ रहा कि 200% पहले बढ़ गई, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हुई, वजीर साहब को इधर उधर जो है वो कर दिया गया, वो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, कुछ नहीं हुआ, कोई नीचे भी नहीं आई प्राइसेस। जरा बैरिस्टर दानियाल की तरफ चलती हूँ। दानियाल साहब, पिछली दफा जो है वो नोटिस लिया गया, वजीर साहब जो है वो फारिग हुए, लेकिन ना ही प्राइसेस नीचे आई, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी हुई। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? देखिए डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब एक थोड़ी सी ज्यादती है, मुझे सिर्फ 2 जुमले बोलने थे। आपने जो ये जजमेंट दे दिया दानियाल साहब, माजरत सिर्फ 10 सेकंड, ये जो आपने बाद में जजमेंट दे दिया डॉक्टर साहब, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है कि मैंने आपको सारी एक्सप्लेन किया कि दवाइयों की कंपनियों की एग्जिस्टेंस की बात है, आपने उसको रद्द कर दिया। अगर एक मिनिस्टर को हटाया गया, जी नहीं सर, मैंने उसे रद्द नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अगर हुआ था, आपने फिर वजीर क्यों फारिग किए? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ तो फिर आप डटे रहते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अकाउंटेबिलिटी के नाम पे कोई और वजह भी हो सकती है ना, कोई अकाउंटेबल ठहराया गया, ना मेडिसिन की प्राइस नीचे आई। नहीं सर, 2 अलग बातें हैं। किसी वजीर से वजारत ले लेना बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी है, अवाम पिसते हैं, बाकी अकाउंटेबिलिटी इदारों ने करनी है। अवाम की रसाई से मेडिसिन दूर चली गई है। दानियाल साहब की तरफ चलती हूँ। दानियाल साहब, कौन रिस्पॉन्सिबल है? डॉक्टर साहब, यहाँ एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, अवाम को हमने हेल्थ कार्ड दे दिया, उससे दवाइयां मुफ्त आया कि आपके मिनिस्टर्स इस प्राइस हाइक में इन्वॉल्व थे, इसलिए उनको हटाया गया। आज डॉक्टर साहब ये भाषण दे रहे हैं, ये लोगों को लेक्चर्स देते हैं पाकिस्तान की तमाम चीजों पे कि आप इनसे जिस चीज का पूछें। इन्होंने हेल्थ कार्ड की बात की, मुझे बताएं कि हेल्थ कार्ड का डेटा किधर से आ रहा है? वो बेंजीम इनकम सपोर्ट से। अभी तक जो बंदा एडेड नहीं है, कोई गरीब बंदा, वो नहीं इसमें ऐड हो सकता। मुझे बताएं, इन्होंने किडनी डायलिसिस, जो गरीब बंदा हफ्ते में 1 दफा डायलिसिस करता था, वो उन्होंने क्यों खत्म कर दिया? इन्होंने, क्योंकि ये इतनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, और तो तमाम चीजों को उन्होंने बुरा हाल कर दिया। लेकिन आपने अद्वियात की प्राइसेस में पहले हाइक देखी तो 200% आई, आज आप देखिए तो 400% आ रही है। पाकिस्तान में वन ऑफ द 2 सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो बीमारियां हैं, एक डायबिटीज है और एक हार्ट डिजीज है। हार्ट डिजीज से जिस साल पाकिस्तान में 7,000 लोग दहशतगर्दी से वफात पाए थे, उस साल 3 लाख लोग शुगर के मर्ज की वजह से आगे फर्दर एक्सलेट होते हुए डिफरेंट ऑर्गन फेलियर्स की जाने तरफ वफात पाए थे। 3 लाख लोग। देखिए आज उन्होंने क्या किया, इंसुलिन की प्राइस 400%। इंसुलिन किसी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में नहीं मिल रही। इंसुलिन आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती तो आपका लिवर फेल होता है, फिर हार्ट फेलियर होता है, और फिर और मल्टी ऑर्गन्स। इसी तरह डायलिसिस जो बंदा है उसके पास कोई हल ही नहीं है जो डायलिसिस पे गया हुआ। इन्होंने सरकारी अस्पतालों से डायलिसिस खत्म कर दिया। ये डॉक्टर साहब मुझे खाली एक बता दें, हेल्थ कार्ड की बातें कर रहे हैं, उसमें इन्होंने इंसुलिन क्यों नहीं ऐड की? क्यों नहीं की कि इंसुलिन को भी हेल्थ कार्ड में ऐड किया जाए? देखें, इनसे इनकी इनकॉम्पिटेंस इधर आपको नजर आती है कि इनसे कोई चीज कंट्रोल नहीं हो रही। इनको शुगर माफिया अलग ब्लैकमेल करता है, इनके दाएं बैठा हुआ है। इनको चीनी माफिया अलग ब्लैकमेल करता है, इनके दाएं और बाएं बैठा हुआ है। इनको मेडिकल माफिया वो अलग इनको ब्लैकमेल करता है। आपकी ओवरनाइट प्राइस पहली दफा इतनी बड़ी थी पेट्रोल की, वो किसकी वजह से? वो भी इनको ब्लैकमेल करते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी अहलियत के ऊपर क्वेश्चन है। आपका हर इदारा इन्होंने तबाह कर दिया, प्राइसेस इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। मैशी वो जो कहते हैं खसारा, माली खसारा, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा माली खसारा 8.1% है डॉक्टर साहब, जो पुरानी हुकूमतों में 6.1 होता था आपका बजट का। आज इनका माली ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से सबसे ज्यादा है। तो देखिए आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा यही पॉइंट, इनकॉम्पिटेंस की वजह से इनसे कोई काम सीधा हो ही नहीं रहा। मुझे यही पॉइंट जरा शैला साहिबा की तरफ लेके जाने दीजिए। शैला साहिबा, क्या बात है कि अभी वासे आपसे मैं वो पूछ रही हूँ, मुझे तो खैर उनका कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं लगता कि सुप्रीम के मेडिसिन जो हैं, उनकी जो मेडिकल कंपनीज हैं, उनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने जो है वो प्राइसेस बढ़ाई। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इन्होंने कहा, साथ ही साथ पिछली दफ़ा जो है मैंने वजीर साहब का एग्जांपल दिया, उनको हटा दिया गया वहाँ से, लेकिन वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और उसके बाद मुझे नहीं पता चला उस दवाई माफिया या उस दवाई प्राइस हाइक के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था। हम उन्हीं को भी रो रहे थे कि जी अब दोबारा जो है ये प्राइस हाइक हो गई है, पिछली वाली तो चल ही रही थी, ये भी चल गई। और अब ये एक और मजे की बात जो ये है, आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर ये कह रहा है कि एक SRO निकाला गया है जिसके जरिए ये कहा गया है कि डॉलर पैरिटी से आप इसको देख लें
और जितना आपको एक तरह से खुला फ्री हैंड दे दिया गया है कि जितनी बढ़ानी है आप बढ़ा लें, तो ये भी कोई माफिया है या ये हुकूमत के अंदर ही माफिया है या बाहर वाला माफिया, क्या है ये? सबसे पहले तो मारिया, मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि कम से कम आपने ये टॉपिक आज उठाया, क्योंकि 2 हफ्ते में जो महंगाई बढ़ी है वो, जिसमें आम अशिया भी बहुत महंगी हुई हैं और यूटिलिटी स्टोर पर भी जो है ऑयल से लेके हर चीज़ की कीमत बढ़ी है, और उसके साथ ये जो दवाओं पे जो 264% इजाफा हुआ है, इस पे आपने प्रोग्राम किया, वरना लग रहा था कि APC जो हुई है उसके बाद सारे के सारे हुकूमती तर्जुमान सरसामी कैफियत में आ गए हैं और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई पाकिस्तान में टॉपिक ही नहीं है। तो मैं ये नहीं समझती हूँ कि इन्होंने माफिया के आगे घुटने टेक दिए। मैं कहती हूँ ये माफिया हैं, और ये सिर्फ दवाई की माफिया नहीं है, चीनी माफिया भी यही है, आटा माफिया भी यही है, महंगाई माफिया भी यही है, और ये जो माफिया है ये इसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आए हैं और इनसे ये कमा रहे। आप मतलब बेवकूफ़ी की बात है कि जब दवाएं मैसर ही नहीं हैं, दवाएं मार्केट में गायब हैं, तो आप कह रहे हैं हमने कीमत बढ़ा दी, और वैसे तो इलाज फ्री होता है। हम भी देखते हैं सबसे अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं इस वक्त, अगर इनको यकीन नहीं आता तो आमिर डोगर से पूछ लें अपने, इस वक्त जो सबसे अच्छे हॉस्पिटल हैं किसी सूबे में वो सिंध के हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन हमें मालूम है वहाँ पे कितना रश होता है, दवाएं किस तरह मिल रही होती हैं, किस तरह बेचारे लोग डॉक्टर्स तक पहुँच रहे होते हैं, और उसमें ये मजाक की बात कर रहे हैं कि सेहत कार्ड बना हुआ है और फलाना कार्ड बना हुआ है और इनकम सपोर्ट और ये। तो मैं ये समझती हूँ कि ये वक्त आ गया है कि इनको आईना दिखाया जाए कि भाई आप बहुत मजबूत हैं, आपके साथ सारी ताकतें सारी एक पेज पे हैं, आपको कोई नहीं गिराएगा क्योंकि आप सब कुछ हैं, लेकिन आप आवाम को कुछ दे दो, कोई रिलीफ दे दो, कोई एक रिलीफ बता दे मुझे जो आवाम को दिया गया हो अब तक जब से ये आए हैं। ये वही लोग हैं ना जो ये कहते थे कि जब चीनी दालें और ये बुनियादी अशियाओं की कीमत बढ़ जाए तो समझो कि वज़ीर आज़म चोर है। तो यहाँ पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कोई एक चीज़ इंसान जो है पहले सोचता था कि टमाटर प्याज को जो है हम खा लेंगे करके कुछ, तो वो आज टमाटर भी 120 क्रॉस कर गया। आटा जिसको हमें दिखाया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा पे जो में बेचा जा रहा है, जिस पे लाल और हरे 2 हाथ बने हुए हैं, और वो चोकर जिसे कहते हैं, मैं क्योंकि आज लाहौर आई हूँ तो 150 रुपया तो लाहौर में क्रॉस कर गया। आप तो लकी हैं कि आपको सस्ता फिर भी मिल रहा है, और अदरक जो है वो 700 क्रॉस कर गया है, और भिंडी में 240 रुपए है। ये तो समझ में नहीं आता कब तक ये कहते रहेंगे कि पुराने लोगों का किया हम भुगत रहे हैं, हमें करप्शन पे मैंडेट मिला है। इससे पेट नहीं भरता किसी का। सदाकत अब्बासी साहब गला फुला लें, 100 दलीलें दे दें, लेकिन लोग जो हैं वो जमीन पे आ गए। ये पॉइंट अब्बासी साहब के पास लेके चलती हूँ। अब्बासी साहब चलें, बहुत सारी चीज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जी ये पिछली हुकूमतों की वजह से हुआ इसलिए हम नहीं कर सके, मलबा उधर डाल दें। चलें, वैसे वो नैरेटिव अब बिक नहीं रहा, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक आप प्राइस सेट करते हैं मार्केट में, वो कमोडिटी की प्राइस सेट नहीं, वो प्राइस फॉलो नहीं होती, प्राइस कंट्रोल तो आपके पास है ना, आप तो वो भी इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे। अभी एक सारिफ ने जो है, आपने सुना होगा, खातून ने कहा कि जी एक गवर्नमेंट के रेट हैं वो भी बढ़ जाते हैं, वो भी बढ़े हुए हैं, और ऊपर से एक इधर जो माफियाज हैं उनके रेट हैं, आप तो वहां पे भी नहीं करवा पा रहे, आप तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं करा पा रहे। वो किसने करानी है सर? सारिफ तो दोनों जगह से मरता है। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब पहले हिस्से में जो बातें की वो मैं रिपीट तो नहीं करूंगा। अब लेट मी टॉक अबाउट अदर फैक्टर्स। देखें, आप जो मैन्युफैक्चरर जिनकी मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की बात कर रहा था, उनको ज़ाहिर है डॉलर का रेट जो बढ़ा है उसकी वजह से भी उनके रॉ मटेरियल्स में और बाकी जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें उनकी कॉस्ट बढ़ी है। साथ साथ बिजली का जो भी रेट एडजस्ट हो रहे हैं, ज़ाहिर है ये भी आप उनके लिए क्या कॉस्ट ऐड होती है। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो ये है कि आप ऐसी कंपनीज़ को बंद होने दें और फिर इंपोर्ट करें और फिर वो ठेके करें और वहाँ से पैसे कमाएं और मुल्क के लिए फॉरेन करेंसी रिजर्व को कम करें। दूसरी तरफ यह है कि आप उस प्राइस को रैशनलाइज कर दें
और जो आपका गरीब तरीन तबका है उसको किसी तरह उससे बचा लें। तो वो बहरहाल आपको मेरी बात पसंद नहीं आई, आपको मेरा हेल्थ कार्ड वाली बात पता नहीं क्यों पसंद नहीं आई। इतना बड़ा इनकलाब है पाकिस्तान में कि KPK की 100% आबादी जो है उसका हेल्थ इंश्योर्ड हो गया है। वो इन दोनों को या तो समझ नहीं आ रही या ये सुनना नहीं चाह रहे, वही घिसे पिटे नालायक है, निकम्मे हैं, इनकॉम्पिटेंट है। मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की 100% आबादी का सारा खर्चा प्राइवेट हुकूमत ले रही है, आप उसको क्रेडिट ही नहीं दे रहे। बहरहाल ठीक है, ये आपका शो है और आप इसमें जो मर्जी राय कायम कर लें, मैं आपका हक है, मैं नहीं कहता। लेकिन सुनने वालों को बताना ये है कि जब आप डिवैल्यूएशन हुई है, डिवैल्यूएशन का जुल्म नवाज शरीफ के जिम्मे, जितनी पाकिस्तान में महंगाई हुई है वो नवाज शरीफ के डिवैल्यूएशन की वजह से। अगर बिजली की वजह से कीमतें बढ़ी हैं तो सारा पैसा, सारी लूट मार, सारे महंगे मुआहदे नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने किए। ये इन मेट्रो लाहौर वाली जो 3.68 की शहबाज शरीफ साहब ने मुआहदा किया था फी किलोमीटर, आज वो 1.85 पे हो गया है। जो हमजा को पैसे जाते थे यहाँ से कमीशन के, वो अब नहीं जा रहे। तो ये बातें रियलिटी है, मैं तो तस्लीम कर रहा हूं। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं इनको परवाह ही नहीं है, आपसे ये पता कंट्रोल नहीं हो रहा, तो तो ये छोड़ दें, आवाम को तो मैसर की ना चीजें बढ़ने की। अबाई साहब आप जी चोरों के हवाले कर दें, आगे लूट मार जो करें उनके हवाले कर दें, ये आपकी वजह से है सारा कुछ। अबाई साहब आप एक्सपर्ट हैं इकोनॉमी पे, आप छोड़ दें हुकूमत, हम दोबारा सही कर देंगे। एक सेकंड शैला साहब सिर्फ एक सेकंड। अबाई साहब डॉलर जो है वो 100 से 165 हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर आप उसी इक्वेशन से एक चीज अगर मुझे 5 रुपए की मिल रही है तो कितने की मिलनी चाहिए सर जी? चलें जी 125 से 165 पे चला गया। आपने अपने इंट्रो में एक बात की थी, मुझे ये बताइए कि मारिया, आपने अपने इंट्रो में एक बात की थी, आप भूल गई हैं। जब आपने अपने इंट्रो में एक बात की थी, ये दवाइयों पे मैं आ रहा हूं, सुन लेना। आपने कहा कि डॉलर वैसे 100 रुपए का नहीं था, 122-125 रुपए का था, 165 का हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये 30-35% इसकी इम्पैक्ट है। आपने अपने इंट्रो में कहा कि 20 सालों से कुछ दवाइयों की कीमत उन्होंने पैक की हुई थी, कुछ दवाइयों की कीमत कंट्रोल की हुई थी। सर आपने अपनी मर्जी का इंट्रो सुना, वैसे सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, शायद खाकान की कैबिनेट की का हवाला दिया। अब मैं उसको बता रहा हूं कि हम उसको मार्केट में रखने के लिए, मोहतरम अब्बासी साहब आपने अपनी मर्जी का इंट्रो सुना ना, बचाने के लिए, यही तो प्रॉब्लम है, दवाई खरीदने के पैसे आपने अपनी मर्जी का इंट्रो सुना। मोहतरम अब्बासी साहब आपने अपनी मर्जी का इंट्रो सुना, क्योंकि मैंने कहा कि कहा गया कि जी 20 साल से एक इजाजत दीजिए कि 20 साल से प्राइसेस नहीं बढ़ी। फिर जो मैंने आगे कहा कि पिछले साल भी बढ़ी उन्हीं लाइफ सेविंग ड्रग्स की और अब मजीद बढ़ गई, वो आपने कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया। लेकिन आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर एक चीज 122-25 वॉट एवर जो भी है उससे वो जाती है 165 तक डॉलर जाता है और एक चीज 5 रुपए की मिल रही है, तो वो अब सब कितने की मिलनी चाहिए? प्लीज, आपका मैथमेटिक्स मुझसे बहुत बेहतर है, कितने की मिलनी चाहिए सर? नहीं, मैंने देखें डॉक्टर साहिबा, मैंने आपकी बात को अग्री किया है, मैंने कहा फैक्टर्स बताए हैं, बिल्कुल आपने सही कैलकुलेशन की। 30-35% जो है वो डिवैल्यूएशन हुई है। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें भी जालिमों ने, आपने डॉलर्स का कहा ना, तो एक चीज 30-35% अगर डिवैल्यूएशन हुई है, एक मेडिसिन 5 रुपए की मिल रही है, 30-35% डिवैल्यूएशन के बाद क्योंकि आप डॉलर की पैरिटी कर रहे हैं, वो 100 रुपए पे चली जाएगी सर। 6-7 की हो जानी चाहिए, 6-7 की, सही है। नहीं, मैं तो सर आई रेस्ट माय केस। आपने खुद ही बता दी, मुझे पहले छोटी सी ब्रेक लेनी है। अब मुझे ब्रेक के बाद जो दीगर अशिया, हैड यू टोल्ड मी कि आप मुझसे ये सवाल करेंगी, मैं इसकी कोई लॉजिक लेके आता। मुझे नहीं पता था आपने सवाल किसी एक स्पेसिफिक दवाई की कीमत कितनी बड़ी है, आप कह रही हैं तो ठीक होगा, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है क्यों बड़ी है। और मैं फिर अब मीडिया को बताना पड़ेगा आपको कि मैं आज आपसे दवाइयों पे पूछ रही हूँ और दवाइयों का डेटा साथ लेके आए। अब्बासी साहब क्या हो गया है? आपका मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग है, मैंने तो सिंपल मैथ्स आपसे सीखा है। 100 की हुई है। छोटी सी ब्रेक लेनी है। एनजी सेट की बात हो रही थी जी, एनजी सेट जो जबान के नीचे गोली रखते हैं जब आपको जो है वो हार्ट अटैक हो रहा होता है, तो ये आप पूछ लीजिए मेडिसिन जो बेचते हैं उनसे कि 5 रुपए से वो 100 रुपए पे आ गई है, और इसकी मुझे कोई लॉजिक ना दे सके अब्बासी साहब। और मैथमेटिक्स में अब्बासी साहब इज एन एक्सपर्ट, मैं तो इकोनॉमी उनसे बेहतर नहीं समझती। मैंने सादा सवाल पूछा था मैथमेटिक्स का। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो जो यूटिलिटी स्टोर्स का हाल है उस पर भी बात करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अद्वियात की पिछले सेगमेंट में हमने जो है वो बात की कि महंगाई वहाँ पे क्या हालात हैं अद्वियात के, और अब हम आपको दिखाते हैं कि जब यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर हम गए, अगेन हमने पहले भी ये बात की है कि यूटिलिटी स्टोर्स पे वो लोग जाते हैं जो सस्ता राशन लेना चाहते हैं, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स को जो है वो सब्सिडी भी मिलती है। अभी कुछ ही देर पहले 3 अरब की सब्सिडी जो है यूटिलिटी स्टोर्स को दी गई। तो वहाँ पे लोगों का क्या कहना था, क्योंकि वहाँ पे भी जो महंगाई आई है, जो सब्सिडी हटाने की बात हो रही है, वो सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे, सारे पे तो बड़ी नहीं है इस महीने, गवर्नमेंट मुलाजम है तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। तो ये चीज़ें जो ज़रूरत की हैं रोज़ाना की, तो ये तो बहुत महंगी हैं और बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमें तो किसी साइड से भी कोई इसका नहीं मिल रहा बेनिफिट। ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये तो सस्ती होनी चाहिए थी। इन्होंने पहले तो बड़े दावे किए थे, अब तो जो है ना हम से बहुत तंग है, कुछ भी नहीं कर रहे। हम लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है। जिसके 6 बच्चे खाने वाले हैं, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे गुजारा करूं? सर हर दफ़ा यही कुछ होता, जो उनका बजट आता उसमें कुछ होता है मुलाजमों के लिए। इधर जब चीज़ों के लिए उतने पैसे नहीं हाथ में होते जितने का सौदा बन जाता है। आते हैं जी स्टोर पे कम रेट है, लेकिन वही रेट होते कि चीज़ें लेके जाके शर्मिंदा हमें होना पड़ता है। बस सच्ची सी जो बात, गवर्नमेंट से यही मुतालबा कि जो मुलाजम लोग हैं उनके लिए कोई मुनासिब पैकेज होना चाहिए जिसमें एक गरीब बंदे का सौदा आ सके। चीनी जो है, चीनी इधर सस्ता मिल रही थी, अभी मिल ही नहीं रही। अगर मिल भी रही है तो 1 या 2 पैकेट देता है, बस वो 2 किलो वाला पैकेट जो है वो देता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है। एक दिन एक रेट होता है, दूसरे दिन दूसरा रेट होता है। ये 20 साल पहले हुकूमतें भी रही है, इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इस दौर में हो गई। इंसान का एक चीज़ सस्ती हो, वो इंसान का मरना सस्ता है। गोली सस्ती है, वो जहर खा के मर जाए वो सस्ता है, क्योंकि इधर खाने के काबिल जिधर स्टोर पे जाओ ये चीज़ मांगो, हर रोज़ 2 रुपये रेट बड़ा होता है, 5 रुपये रेट बड़ा होता है। चीनी इतनी महंगी, अच्छा कल परसों बिजली 2 रुपये यूनिट महंगी, 18 रुपये यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। टैक्स लगा के पता नहीं किधर 4,000 रुपया तनख्वाह है, 15-16 हज़ार रुपया बंदा तनख्वाह लेता है, ठीक है। तो और उसके खर्चात देखें, बिजली का बिल देखें, गैस का बिल देखें, 5,000 रुपया इस तरह ये भेज देते हैं। ये हुकूमत तो बिल्कुल नाअहल है, नालायक है। और आपका इसी तरह ये कहते थे कि जी 8 रुपये यूनिट जो है वो महंगी इनको नज़र आ रही थी, अब 18 रुपये पर यूनिट है। अद्वियात, खाने पीने की चीज़, हर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। अच्छा जी, आम आदमी की पुकार तो आपने सुन ली, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वज़ीर आज़म तक आम आदमी की पुकार जो है वो पहुँच सके, लेकिन कैबिनेट में बैठे लोग, उन तक आम आदमी की पुकार किस तरह पहुँचती है, ये हम सुनवाते हैं आपको अपने वज़ीर, हुकूमत के अपने वज़ीर शेख रशीद अहमद साहब की ज़ुबानी। वो क्या कहते हैं कि जब वो आम आदमी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कैबिनेट में। मैं तो उस प्राइस को देखता हूँ जो लाल वेली के सामने आटा, दाल, चीनी, मिर्च, और मैं कैबिनेट में लेके जाता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे दुख होता है कि जब मैं कैबिनेट में निर्खनामे की बात करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। चीज प्राइस की बात हो तो मेरी तरफ देखते हैं सब लोग, मैं अवॉइड भी करता हूँ, लेकिन हंसना शुरू हो जाते हैं, फिर अवॉइड भी करता हूँ लेकिन रह नहीं सकते। जी अब्बास साहब की तरफ चलती हूँ। अब्बास साहब, मुझे लगता है शेख साहब की बात में वजन है कि कैबिनेट में उनका तमस्कर उड़ाया जाता है जब वो आम आदमी की बात करते हैं, वरना जो हालात हैं वो हो ना रहे होते। क्योंकि अब बात करें घी की 4 रुपये केजी, ये यूटिलिटी स्टोर्स की बात है, ऑयल 17 रुपये, दूध 5 रुपये, बच्चों का जो सीरियल डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी 20 से 38 रुपये। अब ये एक ऐसे टाइम पे है जब हम माजी से कंपेयर करते हैं तो जो इन्फ्लेशन का रेट था वो माजी जो आपको मिली थी हुकूमत, तकरीबन उस वक्त 4% था, 3.93%, इस वक्त 10% पे है। तनख्वाहें बड़ी नहीं हैं। ये क्या है? ये वाकई आम आदमी आपके लिए, गरीब आदमी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जिस तरह शेख साहब बात कर रहे हैं, या IMF को आप जो है वो कोई कमिटमेंट दे बैठे हैं जिसकी वजह से ये करना ही करना है? क्या है, जरा बताइए। डॉक्टर साहब, मैं कैबिनेट मेंबर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तकरीबन हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर से मिलता हूँ, जो मीडिया स्पोक्स पर्सन की मीटिंग होती है। अगर शेख साहब ने ये कहा है, मेरा ख्याल है उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल गलत कहा है कि वो अगर कैबिनेट में किसी आम बंदे की बात जरा दोबारा सुनवाइए, ये बिल्कुल मेरी जुबानी नहीं है। प्रोड्यूसर साहब मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा, बस साहब दोबारा सुनवाइए। उस प्राइस को देखता हूँ जो लाल वेली के सामने आटा, दाल, चीनी, मिर्च, और मैं कैबिनेट में लेके जाता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं।
मुझे दुख होता है कि जब मैं कैबिनेट में निर्खनामे की बात करता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। चीज प्राइस की बात हो तो मेरी तरफ देखते हैं सब लोग। मैं अवॉइड भी करता हूं लेकिन और हंसना शुरू हो जाते हैं फिर। अवॉइड भी करता हूं लेकिन रह नहीं सकते। लेकिन मैं भाई साहब मेरी इतनी सलाहियत नहीं है कि मैं शेख साहब की आवाज डब कर सकूं और आपको सुनवा सकूं, ना ही इतनी जरूरत हो सकती है। अच्छा चलें ना, अब मैं अच्छा चलें, लेट मी रिस्पॉन्ड टू दिस। मैं शेख साहब की बात को टोटली रिजेक्ट करता हूं। शेख साहब बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि कैबिनेट में हमेशा इंतहाई गरीब बंदे की बात होती है। जब ये कोविड था, जब ये सारे जालिम कह रहे थे कि सबको बंद करें, सबको बंद करें, वजीर आजम की आंखों में आंसू आ जाते थे कि यार मेरे गरीब का क्या होगा, मेरे रेडी वाले का क्या होगा, मेरे दिहाड़ीदार का क्या होगा। और इसीलिए उन्होंने पैसे भी इस तरह दिए कि 1,40,00,000 लोगों को पैसे दिए। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ज़रूर समझता हूँ कि जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वो ज़रूर सफ़र कर रही है, लेकिन जो इंतहाई गरीब आदमी है उसको इस वज़ीर आज़म ने, जैसे मैंने कहा, कोविड में बचाया। उसको जो इंतहाई सड़कों पे सोता था उसके लिए रहने का बंदोबस्त किया, उनके खाने का मसला था, खाने का बंदोबस्त किया। और इंतहाई गरीब लोगों के लिए अभी एहसास का प्रोग्राम आ रहा है, उनको कर्जे मिल रहे हैं, उनको कारोबार शुरू करने की बातें। हाँ, मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि महंगाई है, मानता हूं कि मिडिल क्लास सफर कर रही है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि वजीर आजम या कैबिनेट में किसी गरीब बंदे की बात करें तो वो हंसता है, तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है, टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कोई भी चले आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन आपने चले मैं आती हूँ आपकी तरफ। प्रोड्यूसर साहब जरा जो बात कर रहे हैं ना शेख साहब, उसको जो वेटेज है वो उस सॉर्ट से भी मिलती है, निकाल के जरा रखिएगा। जो टमाटर 17 रुपए किलो जो है वो मिल रहे थे, वो भी जरा दिखाइएगा। आम आदमी से कोसों दूर जो है वो कैबिनेट मेंबर्स लगते हैं, जरा सुनवा दीजिएगा जब भी आपको मिले। मुझे पता है आपके पास इस वक्त नहीं, जब भी मिले तो सुनवा दीजिएगा। जरा मैं दानियाल साहब की तरफ चलती हूँ। दानियाल साहब क्या कहेंगे, ये क्या बाकी शेख साहब की बात में वजन है, या फिर ये IMF का जो है वो कमिटमेंट है, या फिर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? देखिए डॉक्टर साहब, इन्होंने बात की, प्राइम मिनिस्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस आंसू की बात की उनको मैं बताऊं कि सिर्फ कोविड की मैं बात करता हूं, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता। 50 अरब यूटिलिटी स्टोर्स के लिए इन्होंने मुख्तस किया था। इन्होंने कहा था हम देंगे कोविड में, उसमें से 21 अरब इन्होंने स्पेंड किया और रिमेनिंग था वो वापस कर दिया गया। देखिए ये आपकी सीरियसनेस बताती है कि इन्होंने तकरीबन 30 अरब के करीब पैसा वापस कर दिया और यूटिलिटी स्टोर्स में इन्होंने नहीं लगाया। देखिए जिस साल हमें हुकूमत मिली थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पहले साल थी महंगाई की शरह 8.1। जिस साल हम गए उस साल थी 3.4। जिस साल आज अगर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की महंगाई की शरह 10.7 है। और फूड देखिए, इसमें आप खाली महंगाई की शरह देखें, फूड कमोडिटीज में ओवर 100% इंक्रीज हुआ है। आपकी 20% इंक्रीज हुआ है पिछले महीने कमोडिटीज में। ठीक है, शुगर जो 40-45 रुपए की थी, आज डॉक्टर साहब 110 रुपए की है। जो चीनी का 20 kg का बैग जो था, जो आज खाली 300 रुपया बढ़ गया है, जितनी कीमत थी उससे डबल हो गया है। डॉक्टर साहब ये और इन तमाम चीजों के बावजूद ये बात करते थे, आप भूल गए कि कहती थी कि पुरानी हुकूमतें अपनी अयाशियों में किस तरह पैसे लगाते हैं, वो किस तरह अपने ट्रेवल्स में लगाते हैं, किस किस को साथ लेके जाते हैं। मुझे बताएं कि मुस्लिम लीग नून जिस साल गई थी तो हम माली खसारा अपना 6.1% था बजट का। ज़ाकिर अब्बासी साहब को पता है, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इनको नहीं पता आज क्या है? आज 8.9% है। डॉक्टर साहब आप एनजीसेट की बात कर रही थी, उसकी कीमत को अगर आप उसकी 30% इन डिवैल्यूएशन भी लगा दें, डॉलर की इंक्रीज भी लगा दें, तो फिर भी उसकी कीमत 7.75 बनती है। 100 रुपया कहीं से नहीं बनती। डॉक्टर साहब आपने सुना था कि डॉक्टर कियानी साहब को हटाया गया कीमतों के ऊपर, उसके बाद डॉक्टर जफर मिर्जा आए और उसके बाद अब पूरा शौकत खानम का डिपार्टमेंट आ गया। लेकिन क्या बेहतरी हुई? देखिए आप, जिस तरह मेरी बहन ने कहा था शैला रजा ने, कि यही माफिया हैं, यही नई नई शक्लों में आके कभी पंजाब से अप्रूव करते हैं, कभी फेडरल से करते हैं। इनका सिर्फ एक मौकफ है, इनका एक वो है जिस चीज का सवाल पूछो, जो चीज पूछो कहो पुरानी हुकूमतों ने दी है, जो चीज जिसको उठाओगे कहो पुरानी हुकूमतों ने। डॉक्टर साहब मुझे खाली एक चीज इनसे एक और बता दें, चले हर चीज छोड़ दें, आपकी स्टॉक मार्केट यार दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग इन द रीजन, सेकंड बेस्ट थी इन द रीजन और 5वें नंबर पे दुनिया में आ रही थी। आज आपकी वर्स्ट परफॉर्मिंग होगी इन द रीजन। आपकी किधर 90,000 पे थी और आज आप किधर बात कर रहे हैं 38-37,000 के ऊपर।
डॉक्टर साहब कोई चीज उठा के आप देख लें, इन्होंने टैक्स कलेक्शन तक, डॉक्टर साहब जो मुस्लिम लीग नून के जिस साल छोड़ के गई थी 3,900 कुछ अरब थी, तकरीबन 4,000 अरब, आज इनकी तमाम इनकॉम्पिटेंस के बावजूद। दानियल साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट है, मुझे जरा शैला साहिबा से क्विकली उनका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मैं जरा क्विकली शैला साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जी शैला साहिबा, आप क्या समझती हैं, ये क्या है? क्या ये IMF को कोई दी गई गारंटी है जिसमें था गैस भी बढ़ेगी, बिजली भी बढ़ेगी, उसके अलावा जो है ये सब्सिडीज जो हैं वो रिमूव की जाएंगी, क्योंकि खबरें तो यही आ रही हैं, या फिर शेख साहब वाली बात आपको ठीक लगती है कि आम आदमी जो है वो उसकी बात जब करो तो लोग हंसते हैं, तमस्कर उड़ाते हैं? जाहिर है इनके पास आम आदमी का क्या काम, और हम तो पहले ही ये कह रहे हैं कि ये PTIMF बजट है और जैसा वो चाह रहे हैं ये इस तरह से कर रहे हैं, और हम रोज़ बरोज़ देख रहे हैं। 2 साल से तो हमने ये भी देखा कि जब बजट आता है तो उस वक्त डॉलर की क्या कीमत होती है, और 10 दिन के अंदर जब बजट को पास होना होता है उस वक्त डॉलर की कीमत चेंज हो चुकी होती है, और उसका खमियाजा फिर पूरी कौम भुगतती है। और ये अभी ये कह रहे थे कि कैबिनेट में ये बातें होती हैं, कैबिनेट में अगर ये बातें होती तो गरीब आदमी का ख्याल किया जाता, तो वो जो वज़ीर हवाबाजी हैं जो पहले उनकी वजारत थी उसमें जो उन्होंने गैस के बिल ज़्यादा भेजे थे, और उनकी उस वक्त की जो स्पोक पर्सन थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा था कि पैसे आवाम को वापस दे दिए जाएंगे, तो वो 2 आंसू बहा के वापस कर देने चाहिए थे, वो वापस कर देने चाहिए थे। गरीब आदमी का अगर ख्याल होता तो ये जो आटा और चीनी माफिया हैं इनकी वजारतें ना बदली जाती, इनकी कीमतों को वापस उस जगह पे लाया जाता। अगर गरीब आदमी का ख्याल होता तो सिर्फ इतना ख्याल इन्होंने किया कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम एहसास प्रोग्राम कर दिया, वो तो बजटेड एक प्रोग्राम है। अगर इन्हें गरीब का ख्याल होता तो सिंध में इस वक्त सैलाब आया हुआ है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश की सूरत हाल है। मुझे छोटी सी ब्रेक जो है वो उसका कहा जा रहा है, ब्रेक मुझे लेनी है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो गुज़िश्ता दिन जो है प्राइम मिनिस्टर साहब से कुछ जर्नलिस्ट मिले और APC और उसका जो फॉल आउट है उस पर बात हुई, तो क्या हुआ वहाँ पे उस पर भी बात करेंगे। दैट मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर की कुछ जर्नलिस्ट से जो है वो मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारे मौजू जो हैं ज़ेर बहस आए और प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा भी गया कि जो अपोजिशन के लीडर्स और हुकूमत के नुमाइंदों से मीटिंग हुई आर्मी चीफ की नेशनल सिक्योरिटी पे, तो उस पर आप क्यों नहीं गए। तो उनका ये कहना था नहीं नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, कोई मुझे जाना कोई मैंने मुनासिब नहीं समझा, प्लस जो है ऑपोजिशन में उस ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठ सकता जिसने फैटफ में ये किया वो किया। अच्छा अब्बास साहब ज़रा ये बताइए, आज कुछ हमारी जर्नलिस्ट की जो है यहाँ पे लाहौर में मीटिंग थी कुछ सीनियर PMLN के जो रहनुमा हैं उनसे, तो उन्होंने ये बताया कि जी जो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मीटिंग थी उसमें जब पूछा गया प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं है, तो चीफ साहब का ये कहना था कि जी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये मीटिंग चेयर करते तो मैं आपको यहाँ पे नज़र नहीं आता, मैं इस मीटिंग को चेयर नहीं कर रहा होता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात की कि आप लोग जो अपने आपसी मामले जो हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी वजह से हमें स्पेस मिलती है। कोट अनकोट ये वो बातें हैं जो वहाँ पे लोग जो मौजूद थे उन्होंने हमें आज बताई हैं। अब मुझे बताइए नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इट्स नॉट अ जोक। इसमें भी ईगो आड़े आ जाती है प्राइम मिनिस्टर साहब के कि मुल्क का इतना बड़ा मसला, ख्वाब कश्मीर का मसला हो या GB का मसला हो, नेशनल सिक्योरिटी के मसले हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब की ईगो आड़े आ जाती है कि लोगों के सामने नहीं बैठूंगा, लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। देखिए दो बातें हैं, एक तो इसमें आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने फैटफ पे ज्यादती की है, वाकई बहुत ज्यादती की है कि फैटफ के इशू पे ये नैब के ले आए और मनी लॉन्ड्रिंग के शिक्के ले आए ताकि जो शहबाज साहब ने अभी रिसेंटली मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पर हुआ है वो उससे बच जाएँ, और जरदारी साहब के तो सारी केस ही मनी लॉन्ड्रिंग के, तो वो तो गिला बिल्कुल बनता है। इन्होंने पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ ब्लैकमेल किया और वोट ना दे के इन्होंने नैब को ख़त्म करने की कोशिश की और अपने केसेस बचाए, अपने ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पे तरजीह दिया। जहाँ तक बात है GB के इश्यूज़ की,
तो वो पाकिस्तान की फोर्स है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी है। अगर वो हुकूमत से अलग और अपोजिशन से अलग अगर पाक फ़ौज ने उनको अपनी अपनी ब्रीफिंग दी है तो इसमें मसला क्या है? ऑपोजिशन अपनी बात करे और फौज उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाए, वो हुकूमत को समझाए, मिल बैठ के अपनी बात कर ले। कोई जरूरी तो नहीं है कि उनके इकट्ठे बैठ के कोई जी इसमें क्या बुरी बात है? 4 दफा मिले, 5 दफा मिले, ऑपोजिशन अलग ब्रीफिंग ले ले, गवर्नमेंट अलग ब्रीफिंग ले ले। ये बेसिकली ब्रीफिंग रखी गई थी। सर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है भाई साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि फिर आप लोग इस मीटिंग पे जो है वो सवालात क्यों उठा रहे हैं? आपको नहीं उठाने चाहिए। दूसरी बात ये है कि आज आपने ये प्रूव कर दिया, आपके कहने से मैं तो ये नतीजा अक्स किया है कि मुल्क छोटा है और ईगो जो है वो बहुत बड़ी है। और फिर जो वो सिविलियन सुप्रेमेसी की बात की जाती है, वो सिविलियन सुप्रेमेसी कैसे आएगी? यही पॉइंट जरा दानियाल साहब की तरफ लेके चलती हूँ। बैर साहब, क्या आप समझते हैं आर्मी चीफ साहब का ये कहना कि आप लोग अपने मसले जो है वो सुलझा नहीं सकते? दिस tantamounts a big question on to सिविलियन सुप्रेमेसी, और इसमें आप सब जो हैं वो शामिल हैं। ये एक नो कॉन्फिडेंस है सिविलियन सुप्रेमेसी पे। अगर आर्मी चीफ खुद कह रहे हैं कि जी आप लोग अगर अपने मामले सुलझा लें तो हमें आने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब, आज ये बाजी साहब ने अपनी मासूमियत में बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर की ईगो इज एक्चुअली लार्जर देन द कंट्री, इट इज लार्जर देन पाकिस्तान, इट इज लार्जर देन ऑल ऑफ अस, इट इज लार्जर देन द इकोनॉमी वेयर वी लिविंग एट। कि अगर आपने जो आज इस मईशत का आपने हल कर दिया, आपने जिस मुल्क को जिस चौराहे पे ला के आपने खड़ा कर दिया है, कि अगर आपने आज आपकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, आपकी ईगो की वजह से, आपकी अना की वजह से, आपकी जुबान की वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत नुकसान पे है, पाकिस्तान की जमहूरियत एट स्टेक है, एंड देयर इज नो वन टू ब्लेम but the government, but Imran Khan himself and the people he's surrounded with, कि उनको आज नहीं पता कि मुल्क को हमने कहाँ आके खड़ा कर दिया। IMF आपके ऊपर अलग कर रहा है, आपके चीजें शिक्के लगा रहा है, आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो आपके ऊपर अलग तनकीद कर रहे हैं, मैशत आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, अदवात की कीमतें आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, टिड्डी दल का हमला होता है वो दानियाल साहब, मुझे सिर्फ क्विकली ये बता दीजिए, does this, मैं शैला साहिबा की तरफ भी ये लेके जाती हूँ। शैला साहिबा, डज दिस tantamount टू अ नो कॉन्फिडेंस? जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आई है सिविलियन सुप्रेमेसी पे, क्या ये नो कॉन्फिडेंस का एक, आप समझते हैं कि ये एक नो कॉन्फिडेंस का के बराबर है? खुद वो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं हम नहीं आना चाहते, लेकिन आप मसले सुलझा नहीं सकते, हमें आना पड़ता है, स्पेस बनती है। अच्छा देखिए, अब ये वो सबको तो कह नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख़ है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके बीबी तक के जो भी कौमी सलामती के मामले थे उसमें उन्होंने ख़ुद शिरकत की, अपनी अपोजिशन को एतमाद में लिया, चाहे शिमला जाने का टाइम हो या जेनेवा में जब जा रहे थे हमारे जुनेजो साहब और इनखला था रशिया का अफ़गानिस्तान से, तो बीबी साहिबा ने कहा था कि ये मेरे मुल्क का मामला है। और मैं ये समझती हूँ कि कौमी सलामती के मामलात में, हालांकि हम ये समझते थे कि इन तालिबान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये दहशत गर्द हैं, लेकिन हम बैठे, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हमें बहुत कुछ हमारे साथ हुआ, लेकिन हमने बैठे। फिर एक समरी इनसे जो है लिखी नहीं गई और पूरे रुसवाई इन्होंने करवाई और वो असेंबली में आई, हम बैठे। इसके अलावा फेटअप से रिलेटेड और जो बिल थे उसमें हम बैठे, हमने अपने जो अमेंडमेंट्स थी वो स्पीकर हाउस में जाके दी और हम साथ बैठे। मसला ये है कि मैं उस शख्स को सियासतदान ही नहीं समझती जो डायलॉग पे यकीन न रखता हो, क्योंकि इमरान साहब सियासतदान नहीं है और बस हुमा उनके सर पे बिठा दिया गया वज़ीर आज़म का, वो एक अलग मसला है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को हेड ही वही करेंगे। अगर वो उसमें नहीं बैठ सकते तो वो चाहते क्या हैं? फेटअप की आड़ में जो उन्होंने किया, तो नैब तो पहले ही 90 डेज का इख्तियार था ना, और आप तो वो लोग हैं जिन्होंने खुर्शीद शाह को 1 साल से रखा हुआ है, तो मजीद आपने 90 डेज को मजीद 90 डेज कर दिए, यानी कि अब 6 महीने तक आप मिसिंग पर्सन कर सकते हैं किसी को भी, और उसके अभी वो एसेंट नहीं हुआ और खुर्शीद शाह 1 साल से कहते हैं। ठीक, तो आप तो वो लोग हैं जो अपने मुखालिफ को, आप तो वो लोग हैं जो अपने मुखालिफ को जब तक कब्र में ना पहुंचा दें आपको चैन नहीं पड़ा। चले जी, आप हर तरीके से मीडिया पे आपके दौर में पाबंदी, प्रिंट मीडिया पे आपके दौर में पाबंदी, सोशल मीडिया पे आपके दौर में पाबंदी, हर एक के लैपटॉप
लैपटॉप और मोबाइल में घुसने का बिल आपने पास कर दिया, आप बैठेंगे किस मुंह से भाई? आपने किया क्या है? साहब आपका पॉइंट आ गया। मेरा कहना यही है, मैंने वैसे ऑपोजिशन से पूछना था कि जब ऑपोजिशन इस तरह की मीटिंग्स करती है तो यही होगा। वोट को इज्जत दो की बात होती है, वो कहां से आती है? लेकिन अब्बासी साहब ने जो बात की, अब्बासी साहब ने कहा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। इस तरह की 3, 4, 5 मीटिंग जितनी हैं कर लें। फिर पता नहीं अब्बासी साहब के लोग इस पे जो है वो उंगलियां क्यों उठा रहे हैं इस मीटिंग पे कि गलत मीटिंग थी, खुफिया मीटिंग थी वगैरह वगैरह। अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन प्रोग्राम क्लोज करना है। सदाकत अली अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया, शैला साहब आपका और बैरिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में सिर्फ ये कहूंगी, प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारा किसी की दिल आज़ारी करना जो है वो मकसद नहीं होता। हम नहीं माइक लेके जाते, लोगों के मुंह पे नहीं रखते और ये नहीं पूछते कि नया पाकिस्तान कहाँ है। जो लोग बात करते हैं, हमारा सिर्फ काम यह है कि हम आप तक पहुँचाएँ, आपके कानों तक पहुँचाएँ, ताकि शायद अभी भी आवाम ये बिलीव करते हैं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग, आपकी क्रेडिबिलिटी में देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन शायद आपको मिसगाइड किया जा रहा है या आपसे मामला जो हैं वो सुलझ नहीं रहे। तो पीपल स्टिल हैव होप इन यू। लेकिन जब आप चीज़ें महंगी करते हैं और जितनी आप महंगी करते हैं उससे ज़्यादा महंगी जो है वो आगे बेची जाती हैं, तो अवाम दोनों तरफ से पिसते हैं। तो प्राइस कंट्रोल तो कम से कम जो है उसको तो मैनेज कर लीजिए ना। हमारा काम सिर्फ अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचाना है। उम्मीद है कि आप सुन रहे होंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट और अल्लाह हाफिज़।